चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके जितने भी कोर्स के चैप्टर हैं, चाहे कोई सा भी विषय हो, सभी विषय के ऑनलाइन वीडियो आप तक उपलब्ध कराने के प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप 2 वीडियो इसकी कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि आज हम अर्थशास्त्र के चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे, जिनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें क्योंकि 12 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं इस प्रारंभ होने वाली हैं। तो आप देर ना करें, सारे प्रश्न एक वीडियो को 3-4 बार सुन लें ताकि आपके कंठस्थ दिमाग में बैठ जाएंगे। इनके स्क्रीनशॉट ले लें या और कापी में इनको नोट करते जाएं ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं होगी। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला चैप्टर है अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। इस अध्याय से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका 1 अंक निर्धारित है। मानव पूंजी उदाहरण है डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो परिवहन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर है 74% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की जो दर है वो 74% है। तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में शामिल हैं। तो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में बैंकिंग क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब रिक्त स्थान जान लेते हैं। नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः रिक्त स्थान बेरोजगारी पाई जाती है। तो नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं रिक्त स्थान पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं, तो वो मानवीय पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के उदाहरण बताइए। तो विनिर्माण अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र के ये उदाहरण हैं। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कहलाती है। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाली संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण देश की क्या होती है? मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। अब एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न। मानव पूंजी निर्माण किसे कहा जाता है? जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी अधिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार आता है,
परिवहन आता है, संचार आता है, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है मृत्यु दर से क्या अभिप्राय हैं? तो एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों से तात्पर्य मृत्यु दर से होता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई दो बेरोजगारी के नाम बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। सही जोड़ी बनाइए। प्राथमिक क्षेत्र के लिए आएगा कृषि, प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिए छिपी बेरोजगारी, पूंजी निर्माण कारक के लिए आएगा 3 के लिए द शिक्षा व्यवस्था, चौथा है शिक्षित बेरोजगारी के लिए ई वाला आएगा नगरीय क्षेत्र, जनसंख्या की गुणवत्ता के लिए आएगा जीवन प्रत्याशा। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। बेरोजगारी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का सूचक है, असत्य। परिवहन के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, असत्य। मानव पूंजी कौशल उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, सत्य। शिशु मृत्यु दर का संबंध 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु से है, सत्य। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर पर निर्भर नहीं करती, असत्य। अब अध्याय 3 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम जानेंगे। निर्धनता एक चुनौती के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस अध्याय से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंकों के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए, तो 2100 कैलोरी का उपभोग होना चाहिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई 1999 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ की गई 1993 में। निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी उपभोग 2400 कैलोरी का उपभोग ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। एमएसपी का क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको अपन अंग्रेजी में कहें, हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। अंत्योदय कार्ड का संबंध है, अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी गरीबों के लिए है। अन्नपूर्णा योजना संबंधित है वरिष्ठ नागरिकों से। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान उन्मूलन के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, तो गरीबी उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, इसका पूरा नाम है। निर्धनता उन्मूलन के लिए रिक्त स्थान वृद्धि दर नियंत्रित करना आवश्यक है, तो निर्धनता उन्मूलन के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामोदय योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का कार्यक्रम वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड बनाए गए हैं। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध के उत्पादन से। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो गेहूं और चावल की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में कौन से राज्य में पड़ा था? तो भारत में सर्वाधिक भयानक अकाल 1943 में बंगाल राज्य में पड़ा था। अमूल डेयरी भारत के राज्य में स्थित है, तो अमूल डेयरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत में निर्धनता रेखा आकलन का सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा आकलन का सर्वेक्षण संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुई? तो मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू हुआ और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्धनता के निरोधी उपाय कोई दो बताइए। तो पहला उपाय है आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है उत्पादन का क्या उद्देश्य है? तो ऐसी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता होती हैं, उसको उत्पादन कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण विनिर्माण उद्योग शामिल द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब सही जोड़ी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके लिए ई वाला 1 अप्रैल 1999 में ये योजना प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना ये 11 दिसंबर 1997 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 2 अक्टूबर 1993 में लागू की गई। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 में लागू की गई। और पांचवा है अंत्योदय अन्न योजना, तो 25 दिसंबर 2001 को अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सत्य असत्य अपन जान लेते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, सत्य।
निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, सभी राज्यों में अलग अलग है। बिहार और उड़ीसा भारत के दो सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। सत्य बात है, बिहार और उड़ीसा सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं। पश्चिम बंगाल को भूमि सुधार कार्यक्रम से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। सत्य। आय स्तर की तुलना का आधार निरपेक्ष गरीबी से है। असत्य। रोजगार गारंटी अधिनियम 2004 में शुरू किया गया, ये असत्य है, क्योंकि रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू किया गया और इस योजना का पूरा नाम ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में लागू किया गया था। तो साथियों, आशा करता हूं कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।